ब्रेक के बाद फिर खुश आमदीद। जैद साहब, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और किस तरह गोल्ड इन्फ्लक्स वापस आया यूएस में? देखिए, जो बात हमने आपको कही थी कि ये निजाम अमेरिका में इन्होंने 19वीं सदी के आखिर से शुरू किया तैयार करना। 1913 में फेडरल रिजर्व बनाया और 1913 में इन्होंने वो इख्तियार अमेरिकन हुकूमत से छीन लिया कि जिसके तहत अमेरिकन हुकूमत करेंसी जारी कर सकती थी। करेंसी अब प्राइवेट ग्रुप ऑफ बैंकर्स जारी करते थे, अमेरिकन हुकूमत इससे कर्ज लेती थी। अगला स्टेप इनका यह था कि पूरे अमेरिका से सोना घसीट के अपने कब्जे में किया। वो इन्होंने 1933 में किया। तो तब कानून ये बना दिया कि अमेरिका आप सोना नहीं रख सकते हैं, सारा सोना लिया अपने पास ले लिया। उसके बाद लोगों से अगेन जैसे कहा कि 41% डिवैल्यू करके लोगों को सोना ऑफर किया, लेकिन लोग करेंसी इस्तेमाल करते रहे, वही रसीदें इस्तेमाल करते रहे। सोना कौन लेके फिरता? आहिस्ता आहिस्ता सोने को उन्होंने कहा कि फेडरल रिजर्व के स्टॉक्स में, बैंकों में सोना रखा जाएगा, लोग करेंसी इस्तेमाल करेंगे। इनका अमेरिका की हद तक प्लान पूरा कामयाब हो चुका था 1934 तक, यानी अमेरिका के सोने पर कब्जा कर लिया इन्होंने, अमेरिकन हुकूमत से नोट छापने का इन्होंने इख्तियार ले लिया, अपने पास सोने के रिजर्व बना लिए, फेडरल रिजर्व बना लिया जिसके नीचे छोटे छोटे बैंक थे। वो छोटे बैंक अमेरिकन कौम को सूद पर कर्जा देते थे और फेडरल रिजर्व अमेरिकन हुकूमत को कर्जा देती थी। यानी वो करेंसी जो खुद अमेरिकन कौम की है वो अमेरिकन कौम नहीं छाप सकती, लेकिन उनकी हुकूमत कर्ज लेती है फेडरल रिजर्व से और उसके बाद खर्च करती है और फिर फेडरल रिजर्व को सूद पे अदायगी करती है जिसके लिए अपनी कौम को नोचती है वो। यानी कमाल देखें इस इतने बड़े फ्रॉड का, दुनिया में इससे बड़ा फ्रॉड नहीं बना आज तक कि जो फेडरल रिजर्व और अमेरिकन हुकूमत और अमेरिकन गवर्नमेंट और अमेरिकन अवाम के दरमियान इन्होंने ये निजाम कायम किया है। 1913 में इसका आगाज हुआ, 1933 तक अमेरिकन कौम खत्म हो चुकी थी। पूरी अमेरिकन कौम पर फेडरल रिजर्व कब्जा कर चुका था, जो कि चंद फ्रीमेसोनिक यहूदी जायनिस्ट बैंकर्स हैं जो कंट्रोल करते हैं। इन लोगों ने फिर प्लान किया कि हमें पूरी दुनिया से सोना घसीटना है और इस काम के लिए जंगें बड़ी काम आती हैं। आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री में यह बात मिलेगी कि किस तरह हिटलर को इन्होंने फाइनेंस किया, किस तरह इन्होंने जंगें बर्पा करने के लिए इन्होंने फाइनेंसिंग की दोनों तरफ। यह तारीख बहुत लंबी तवील हिस्ट्री हो जाएगी, हम सिर्फ शॉर्ट बात करते हैं कि आप ये नोट करें अगर एक बात कि दुनिया में सिर्फ 2 जगहें हैं जहां पे सोने के जखायर पड़े हुए थे, लेकिन यूरोप में भी और अमेरिका में भी, लेकिन वहां जंगें नहीं हुई। एक स्विट्जरलैंड में और एक अमेरिका में। यानी सारी दुनिया, यूरोप का सोना जवाहरात जंगें, पूरे यूरोप में आग लगी हुई थी, लेकिन जर्मनी से लेकर तमाम मुखालिफिन तक जो आपस में लड़ रहे थे, स्विट्जरलैंड में एक जंग नहीं हुई। स्विट्जरलैंड के बैंकर सोने के जखायर जमा कर रहे थे। हालांकि जिस मुल्क में दौलत हो और उसके आसपास जंग हो रही हो, सबसे पहले तो वहां हमला करना चाहिए, लेकिन किसी ने वहां हमला नहीं किया। रीजन बीइंग कि वो फाइनेंसियर्स थे, वो हर तरफ पैसा रख भी रहे थे, लोग उनके पास जमा भी करवा रहे थे अपनी जंग से घबराकर। और अमेरिका के बैंकर्स ने यह किया कि जो पूरी वॉर एफर्ट थी उसको फाइनेंस किया अमेरिकन ने, पूरी यूरोपियन वॉर एफर्ट को, और यूरोप के हर मुल्क से जो पेमेंट ली है इन्होंने वो करेंसी में नहीं ली, सोने में ली है। यानी नतीजा ये हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो फायदा यहूदियों को हुआ है वो नाकाबिले बयान है। पहले तो उन्होंने 60 लाख यहूदियों की कहानी बनाई जिसकी वजह से उन्होंने दुनिया में इतना प्रोपेगेंडा किया कि लोगों की हमदर्दियां इनके साथ हुई और इन्होंने इसराइली रियासत के कयाम करने के लिए बुनियाद बनाई। दूसरा, उन्होंने पूरे यूरोप को तबाह कर दिया कि जिसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए पैसा और फंडिंग फेडरल रिजर्व ने करनी थी, यानी जितना फेडरल रिजर्व कर्जा देता यूरोप के ममालिक को उतना ही फेडरल रिजर्व को सूद मिलता। और जो पूरी दुनिया और खासतौर पर यूरोप के मालदार मुल्कों की दौलत थी और सोना था, वो तमाम का तमाम इस कर्जे की अदायगी और कीमतों के जवाब में वो सारा सोना अमेरिका पहुंचना शुरू हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आखिर तक हाल ये था कि दुनिया के 80% सोने के जखायर दुनिया से नोच नोच के अमेरिकन फेडरल रिजर्व में पहुंच चुके थे। यानी इस खौफनाक गेम प्लान को अब ये पूरे यूरोप तक फैला चुके थे जो उन्होंने 1913 में फेडरल रिजर्व से शुरू किया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आखिर तक इन्होंने जब सोना भी हासिल कर लिया और अब इस निजाम को इन्होंने पूरी दुनिया पे फैलाना था और इसके लिए एक एग्रीमेंट इन्होंने किया जिसको ब्रेटन वुड एग्रीमेंट कहते हैं। यानी ये वो एक निजाम है जिसमें इन्होंने यूनाइटेड नेशन से कयाम अमल में लाए, जिसके लिए वर्ल्ड बैंक बनाया गया, जिसके लिए IMF बनाया गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पर्टिकुलरली एक ऐसा इदारा इन्होंने बनाया जिसका मकसद ये था कि ये कानूनन IMF के पॉइंट्स में, चार्टर में ये लिखा हुआ है कि दुनिया का कोई मुल्क गोल्ड करेंसी नहीं इस्तेमाल कर सकता और ना कोई ऐसी करेंसी इस्तेमाल करेगा जिसकी पुष्ट पर सोना मौजूद होगा। इन लोगों ने पूरे यूरोप की, चूंकि करेंसी तो खत्म हो चुकी थी, जंग की वजह से वो हुकूमतें ही तबाह हो गई थी, सोना पीछे था नहीं, सोना अमेरिका उठा के ले गए थे सारा, तो रद्दी कागज थी करेंसीज इनकी सारी। यानी जैसे हमने पहले मिसाल दी ना आपको कि जब सोना पीछे से गायब हो जाए तो वो रसीदें जो इशू की हुई हैं वो जाली रसीदें।
ब्रेटन वुड एग्रीमेंट में इन्होंने फैसला किया कि अब चूंकि अपने निजाम को फैलाना और चलाना है, लोगों का एतबार भी कायम रखना, एक धोखा, एक फ्रॉड, एक सामरी का जादू है जो इन्होंने बनाया। सामरी ने भी यही किया था कि पूरी कौम का सोना घसीट के उनको एक पुतला बना के दे दिया जादुई और कहा कि इसको पूजो। इन लोगों ने भी यही किया है कि पूरी दुनिया से सोना घसीट के इकोनॉमिक सिस्टम का एक बुत बना के दे दिया लोगों को, ये तुम्हारा खुदा, इसको पूजो। ये यूरोप और अमेरिका के अंदर ये निजाम इन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर तक कायम कर दिया था, इसको दुनिया में फैलाना था, जिसके लिए IMF की जरूरत थी इनको। बुनियादी तौर पर IMF इनके वो इंस्टीट्यूशंस हैं और वर्ल्ड बैंक जिसके जरिए इन्होंने अपने इस सूद के निजाम को, रिबा के निजाम को पूरी दुनिया में फैलाना है। ये समझना तारीखी तौर पर इसलिए जरूरी है कि अब आपको समझ में आएगा कि ये निजाम काम किस तरह करता है। हाउ डिड दैट हैपन? यूरोप से सोना निकल गया, इन्होंने कर्जे देने शुरू किए। दुनिया में ब्रेटन वुड एग्रीमेंट में इन्होंने ये फैसला किया कि तमाम दुनिया की करेंसीज के पीछे डॉलर होगा, यानी डॉलर के साथ एक एक्सचेंज रेट लगा दिया उन्होंने। फॉर एग्जांपल 2 पाउंड का $1 होगा या 50 रुपए का $1 होगा, और डॉलर के पीछे डॉलर बीइंग दी पेग करेंसी, यानी डॉलर के पीछे सोना है। यानी आप $35 लेकर आए तो आपको सोना मिलेगा, स्टैंडर्ड बना दिया, आपको सोना मिलेगा, लेकिन डायरेक्टली कोई करेंसी सोने की बैकिंग नहीं है उसकी। यानी गोल्ड स्टैंडर्ड दुनिया की करेंसी से खत्म कर दिया, सिर्फ डॉलर के पीछे गोल्ड स्टैंडर्ड था। यानी अभी तक इन्होंने अपना सिस्टम जो है पूरी तरह कब्जा नहीं किया था। 45 तक यहां पहुंचे थे वो, कम से कम डॉलर के पीछे इन्होंने सोना रखा था। लेकिन हाल वो इन्होंने कर दिया कि वही बात है, अगर 100 रुपए का सोना था तो रसीदें इन्होंने लाख रुपए की जारी करना शुरू कर दी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे यूरोप को तामीर और तरक्की के लिए कर्जों की जरूरत थी, और अब नॉर्मली होता यह है कि जब आप अपने मुल्क में ज्यादा करेंसी छाप दें तो इसको इन्फ्लेशन कहते हैं, यानी माल कम है, पैसे ज्यादा आ गए, कीमतें बढ़ जाती हैं, महंगाई बढ़ गई। इन्होंने बहरी जहाज भर के डॉलर छापने शुरू किए और इसको पूरी दुनिया में भेजना शुरू किया। अपने मुल्क में तो इस्तेमाल नहीं हो रहे थे। नतीजा ये हुआ कि अमेरिकन इकोनॉमी में इसकी महंगाई और इन्फ्लेशन का फर्क नहीं पड़ा, और पूरी दुनिया को इन्होंने मकरूज करना शुरू कर दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, कर्जे दे देकर। क्योंकि ब्रेटन वुड एग्रीमेंट के तहत ये तय हो चुका था कि हर करेंसी के पीछे डॉलर होगा और डॉलर के पीछे सोना होगा, लिहाजा पूरी दुनिया डॉलर तलब कर रही थी, डॉलर की तलब थी। ये जाते थे डॉलर में कर्जे देते थे, हर मुल्क अपने पास डॉलर जमा कर रहा था। दूसरा काम इन्होंने ये किया कि दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी ट्रेड वो उन्होंने कहा आपस में आप डॉलर्स में करेंगे, खासतौर पर ऑयल, एनर्जी। दुनिया की तमाम 2 बड़े ऑयल एक्सचेंज इन्होंने बनाए, एक न्यूयॉर्क में, एक लंदन में, जिसकी ट्रेडिंग डॉलर्स में होनी थी। यानी पूरी दुनिया को अगर तजारत करने के लिए डॉलर चाहिए था, एंड डॉलर वाज एज गुड एज गोल्ड, इवन बेटर देन गोल्ड, क्योंकि सोना तो संभाल के रखने के पैसे लगते हैं, डॉलर अगर आप अपने पास रखें और बैंकों में रखें तो उसका आपको सूद भी मिलता था। तो ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने, ये एक निजाम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अब पूरी दुनिया में इन्होंने फैलाना शुरू किया कि स्टार्टिंग फ्रॉम यूरोप को अरबों डॉलर इन्होंने बहरी जहाज भर के लिटरली इन्होंने कर्जे दिए, क्योंकि यूरोप तो तबाह हो चुका था। अब उसकी अदायगी में सोना ये पहले ले जा चुके थे, अब यूरोप काम कर करके ये सूद इनको वापस भेज रहा था। अब एक बात आप ध्यान में रखिएगा, ये कर्जा अमेरिकन हुकूमत यूरोप को नहीं दे रही थी, फेडरल रिजर्व यूरोप को दे रहा था अमेरिकन हुकूमत के जरिए। यानी फेडरल रिजर्व 6% सूद के ऊपर या 10% सूद पे अमेरिकन हुकूमत को देता था, अमेरिकन हुकूमत 20% सूद पे आगे यूरोप को देती थी। यानी ये सूद दर सूद का निजाम, और बेनिफिट किसको हो रहा था? जो यूरोप, जो सूद, पूरा यूरोप जो सूद अदा करता था उसका बेनिफिट फेडरल रिजर्व के यहूदी बैंकर्स को होता था। तो ऐसा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। आई एम श्योर इट्स वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन, हमारे देखने वालों को भी बहुत ग्रिपिंग लग रही होगी इस वक्त। मैं खुद जानना चाहती हूँ इसके बारे में, और लेकिन हर बार की तरह प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हो चुका है।